जय महाकाल। तो आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। आज आपकी पहली बॉटनी की भी क्लास हुई होगी। तो इस चैनल पे जो सुमित सर हैं वो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, मैं हूँ वो जूलॉजी पढ़ाऊँगा। अगर आपको सुमित सर से जूलॉजी पढ़नी है तो आप दूसरा लोटा चैनल है जीत एक्सपर्ट्स, उस पर जा सकते हो। उस पर मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और सुमित सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। उसमें कौन पर उसमें मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, सुमित सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। चैप्टर सेम चल रहे हैं, जो यहाँ चल रहे हैं वही चैप्टर वहाँ चल रहे हैं। सिर्फ बॉटनी में थोड़ा डिफरेंट है, तो बॉटनी थोड़ा जल्दी चालू कर दिया था मैंने उस चैनल पे। तो जस्ट एग्ज़ाम के बाद चालू कर दिया था, नहीं 2025 के। तो अब तो वहाँ पे एक चैप्टर ज़्यादा दिखेगा बॉटनी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग ने क्या यानी कल हम लोग ने क्या किया था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स या एक सेट ऑफ कंसेप्ट जिसके आधार पे कोई चीज़ काम करती है। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल की बात करूँ, तो प्रिंसिपल क्या होंगे बायोटेक्नोलॉजी के, एक सेट ऑफ कंसेप्ट या एक सेट ऑफ रूल्स या एक सेट ऑफ आइडिया जिसके बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। फिर प्रोसेस क्या होंगे, प्रोसेस होंगे कि कैसे किया जाता है किसी काम को। तो बायोटेक्नोलॉजी को कैसे किया जाता है, जैसे मैंने ये ह्यूमन इंसुलिन वाला एग्जांपल लिया था, इसमें जो मैंने कंसेप्ट यूज़ किया था वो किया था जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना। जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। कि यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया, ये वाला मॉलिक्यूल, तो जिसमें प्लाज्मिड में मेरा डिजायर डीएनए है, और फिर इसे जब मैंने एक ई कोलाई के अंदर डाला तो ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मॉडिफाई हो गया। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ऐड हो गया, क्योंकि एक क्रोमोसोमल डीएनए और उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था तो नहीं पहले, पर मैंने बाहर से डाला तो उसका अंदर क्रोमोसोमल डीएनए, जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और जेनेटिक डीएनए दोनों आता है। दोनों में एक अमाउंट तो इंक्रीज हुआ, प्लस उसमें कुछ नए फैक्टर, उसमें नए कैरेक्टर्स आ गए। हाँ कि ना? हाँ। तो मैंने जो जीन को मॉडिफाई करने का सोचा या उसके जेनेटिक कंपोनेंट में कुछ ऐड या डिलीट करने का सोचा, ये जो कंसेप्ट है ये होता है प्रिंसिपल। ये आता है किसके अंदर, ये आता है प्रिंसिपल के अंदर, ये आता है प्रिंसिपल के अंदर। अब फिर मैंने कैसे किया, मैंने क्या सिर्फ ऐसी जीन को उठा के डाल दिया था? नहीं, मैंने उसे प्लाज्मिड में जोड़ा। प्लाज्मिड में कैसे जोड़ा, लेस्टेशन एंजाइम से काटा, लाइगेज से जोड़ा, ये सब जो है, ये जो है ये प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ये किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। हाँ कि ना? फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी का वो बताया था डेफिनेशन, कि बायो मतलब लिविंग होता है और टेक्नोलॉजी मतलब साइंस की टेक्निक्स। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हो क्या जाता है, जब हम लोग साइंस की टेक्निक्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगाते हैं ताकि ह्यूमन तब बेनिफिट हो। एट द एंड ह्यूमन हर चीज़ करता क्यों है, अपने बेनिफिट के लिए, चाहे वो उसकी नॉलेज ही बढ़ा रही हो। तो साइंस की टेक्निक है लिव इन बीन पे लगाना फॉर आर बेनिफिट, फॉर ह्यूमंस बेनिफिट, वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें एक लफ डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी थी सम साइंस यानी यूजिंग साइंस टेक्निक्स ऑन और विथ, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऑन और विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। ठीक है, ह्यूमन के फायदे के लिए यूज करना साइंस की टेक्निक ए लिविंग बीन पे या लिविंग बीन के साथ यूज करना, वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। फिर मैंने इसमें एक एग्जांपल किया था, कर्द प्रोडक्शन था। कर्द कैसे बनता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मम्मी जो है वो सब्जी ले रही है, दूध ले रही है, पर दही नहीं ले रही। तो ये दही आ कहाँ से रही है, और इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं थी, इसमें ऐसा हम लोग तो पता चल जाए यार इससे कुछ पका के बनाइए। तो फिर हम लोग मम्मी से पूछते, तो मम्मी बोलती है कि जो दूध रहता है उसी से बनती है ये। तो फिर हम लोग अ, बनते हुए देखते हैं कि बोलते थी अगली बार बताना जब बनाओगे कैसे। तो मम्मी उस समय ऊपर ऊपर से तो बता देती है, पर कई बार जब दिखाती है कि अ, अंदर किचन में कैसे बनता है,
तो क्या करता है, दूध वाले भैया दूध लेते आते हैं, मम्मी दूध लेती हैं। अब उस दूध को उबालने के लिए चढ़ा देती हैं। जब दूध उबल जाता है, थोड़ी देर ठंडा होने देती हैं। जब नॉर्मल या ल्यूक वार्म यानी हल्का गुनगुना हो जाता है दूध, रहता है दूध, तो उसमें क्या कर देती है, पिछले दिन की बची हुई दही का थोड़ा सा भाग डाल देती है, जिसे हम लोग जामन बोलते हैं। अब उस जामन में क्या रहता है, उस जामन में क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, दूध में जो वो है, दूध में जो लैक्टोज शुगर है उसके ऊपर फीड करता है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ग्रोथ की एनवायरनमेंट भी मिल जाती है कि हल्का मॉइस्ट रहे, तो वो मिल्क में तो हल्का वाटर रहता ही है, प्लस क्या कहते हैं वो रहे, क्या रहे, वार्म रहे। तो मॉइस्ट एंड वार्म में तो बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होती है, तो मिल्क में बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होगी। तो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में बदल देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में। फिर लैक्टिक एसिड तो कैल्शियम से त्वरित करवाते किस में बदल देता है, कैल्शियम कैसिनेट में, जो है कर्द प्रोटीन। और यही तो एक्यूमुलेट हो, वो जो एक्यूमुलेशन दिखती है कर्द में, वो यही तो लेती है और वही कर्द है, हाँ कि ना। यस सर। फिर मैंने एग्जांपल दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, पेनिसिलिन था कि पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उनके ग्रुप के साथ। फिर कैसे एक्सट्रैक्ट करते उसका यूज़ करना। दूसरी बात, आजकल जितनी भी वो बनती है एंटीबायोटिक, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनती है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव कर ले, तो कि हम लोग तो पता है एंटीबायोटिक किससे बनती है, बैक्टीरिया फंजाई यही सब से बनती है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। फिर मैंने बताया था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो है वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड जुड़ी हुई है। फिर तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों साइड क्या लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस लेते हैं, जो एक साइड पे किससे जुड़े रहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, ये भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, ये भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, ये भी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। अब ये जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू। अब ये फॉस्फेट जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, एक एस्टर बॉन्ड बनाता है एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा एस्टर बॉन्ड बनाता है दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ। तो टोटल में दो शुगर मॉलिक्यूल तो जोड़ने के लिए कैसा बॉन्ड हुआ, वो बॉन्ड हुआ एक फॉस्फेट और दो एस्टर वाला, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसा यूज हुआ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे जो डीएनए में शुगर मॉलिक्यूल रहता है वो क्या रहता है, डीऑक्सी वो क्या रहता है, डीऑक्सी वो क्या रहता है, डीऑक्सी ठीक है। फिर मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में बताया कि नाइट्रोजिनस बेसिस चार प्रकार के होते हैं, एटी एंड जीसी, एटी एंड जीसी, एटी एंड जीसी। और ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया थी ह्यूमन इंसुलिन का, कि जैसे डायबिटीज पेशेंट में या तो इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन बनना या तो बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। कल लोग क्या करेंगे, जो डिजायर जीन है, मतलब कि जो इंसुलिन तो कोड करने वाला जीन है ह्यूमन के सेल्स में, उसे निकालेंगे और उसे एक ई कोलाई के अंदर ऐसे ही डाल देंगे। तब क्या ये ई कोलाई लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने लायक है, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी की जाती है वो लार्ज स्केल में की जाती है ताकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पहुंचाया जा सके या एक ही बार में बहुत सारा कंटेंट डिराइव किया जा सके। तो अगर मैंने एक ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो क्या ये एक ई कोलाई इतना इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर देगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे रेप्लिकेट करवाऊँगा, या ये जब ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा तब भी ये जो इंसुलिन का जीन है ये सिर्फ एक ही ई कोलाई में जाएगा, तो इस इंसुलिन के जीन के पास और ही साइट नहीं है ताकि ये रेप्लिकेट करते दो कॉपी बनाते आप एक एक प्रोजेनी में जा सके। तो हर बार लार्ज अमाउंट ऑफ ई कोलाई में मुझे ये जीन लाने के लिए हर बार मैं एक ई कोलाई लूँ और उसमें जीन घुसेड़ते जाऊँ, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ई कोलाई ऐसे चुनना फिर उसमें एक जीन डालना, तो जीन भी छोटा है और नेकेड आई से दिखेगा नहीं, और ई कोलाई भी बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखेगा। तो उससे अच्छा क्या करूँ,
मैं इसे ऐसे मॉडिफाई कर दूँ या इसे ऐसा कर दूँ कि इसमें क्या आ जाए, ओलिसाइट आ जाए, और ओलिसाइट आ जाएगी तो ये जब ये रेप्लिकेट करेगा ई कोलाई, तो ये वाला जीन भी रेप्लिकेट कर जाएगा और दोनों प्रोजेनी में चल जाएगा। फिर मैंने ये खोला मेरे सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर, और उसमें से एक कंटेंट एक लाइन देखी जिसमें लिखा हुआ था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या रहता है, प्लाज्मिड। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहता है, जिसका नाम है प्लाज्मिड। अब अगर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो ये इसके पास ओलिसाइट होगा। तो मैंने क्या सोचा कि क्या मैं इस ह्यूमन जीन को क्या इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दूं? क्या मैं इस ह्यूमन जीन को अगर इस प्लाज्मिड के अंदर डाल देता हूं, तो मैंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड के अंदर घुसेल दिया। अब ऐसे घुसेला कि इसकी ओलिसाइट खराब ना हो जाए, इसकी ओलिसाइट खराब ना हो जाए, ठीक है। और फिर जब इसे रेप्लिकेट करने छोड़ा, तो ये वाला जो ह्यूमन डिजायर डीएनए था या ह्यूमन से डिराइव इंसुलिन का जीन था, ये भी रेप्लिकेट करते इसकी हर एक प्रोजेनी में जाने लगा। तो ये बात जो है ये हर एक एक इकोलाई ढूंढ ढूंढते करने से तो अच्छा है, एक एक इकोलाई ढूंढ ढूंढते करने से तो ज़्यादा फिजिबल है, हाँ कि ना। तो अब ये जो प्लाज्मिड है, इसमें ये तो डबल स्लैंडेड सर्कुलर है, तो मैं मुझे यहाँ पे कैंची से कट लगाना पड़ेगा। अब जो कैंची है वो किसे काटेगी? वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, वो तो ऐसे ही टूट जाते हैं। वो किसे कहती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को। वो किसे कहती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही काट रही है। अब वही कैची उसमें भी चलनी चाहिए डिजायर डीएनए में, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। तो जो सीक्वेंस प्लाज्मिड में कटेगी वही सीक्वेंस किस में कटनी चाहिए? डिजायर डीएनए में, ताकि दोनों सीक्वेंस ओवरलैप होके अच्छे से जुड़ पाए, हाँ कि ना। तो ये जो कैची है ये कौन है? लेस्टेशन एंजाइम। ये हमेशा किस सीक्वेंस में काटती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी, जिसे लाइफ से पलो तब भी सेम, लेफ्ट से पलो तब भी सेम आता है। तो मैंने एक लेस्टेशन एंजाइम का एग्जांपल बताया था जो एनसीईआरटी बताती है चैप्टर में पूरी जगह यही यूज होता है, इको आर1। इको आर1, ठीक है। अब इसका जो वो है क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वो है GAATTC, GAATTC, ठीक है। तो फिर अगर लेस्टेशन एंजाइम कैची है, तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो ऐसे प्लाज्मिड खुल जाएगा और ऐसा डिजायर डीएनए हो जाएगा। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएंगे जब नाइट्रोजन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस आपस में आमने सामने आएंगे। पर जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो अगर लेस्टेशन एंजाइम कहता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाना भी पड़ेगा दोनों को जोड़ने के लिए। तो बनवाने के लिए लाइगेज यूज होता है। वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन बनवाता है? लाइगेज। डीएनए लाइगेज बोल सकते हो या लाइगेज बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर अगर तो अगर लेस्टेशन एंजाइम अगर कैची है तो लाइगेज क्या हो जाएगा? ग्लू हो जाएगा। लाइगेज क्या हो जाएगा? ग्लू हो जाएगा, और ऐसे दोनों प्लाज्मिड और डिजायर डीएनए जुड़ जाएंगे। इसे क्या बोला जाता है? इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। ये नाम याद रखना जरूरी है। इसे क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसे जब मैं ई कोलाई के अंदर डालूंगा और उसे मल्टीप्लाई करने के नेगेटिव मीडियम दे दूंगा, तो उसकी जनरेशंस में जो आएंगी प्रोजेनी, उसमें भी मुझे ये दिखने लग जाएगा। तो कि अब इसके पास ओलिसाइट आ गया, अब इसके पास ओलिसाइट आ गया। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था किसका? बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल, यानी बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। मैंने एनसीईआरटी के डेफिनेशन क्यों उठा के लाए थे? क्योंकि यही डेफिनेशन हम लोग तो याद रखने तो थी, एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी का डेफिनेशन भी बता दिया था। डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। एंजाइम कैसे? जैसे हम लोग ने लेस्टेशन एंजाइम या डीएनए लाइगेज यूज किया, ये सभी एंजाइम्स ही तो हैं, ये सभी एंजाइम ही तो हैं।
और ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो दिलाए हुए होंगे। ऑल एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक है, बताते थे टेक्निक्स जिनमें यूज करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिज्म से आए हुए किसका, एंजाइम्स का, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर यूजफुल टू ह्यूमन। हाँ कि ना? यस सर। फिर मैंने यूरोपियन फेडरेशन मतलब ईएफबी के द्वारा जो उसका बताते थे हैं बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन बताया था कि ईएफबी जो बोलती है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, उसमें वो ट्रेडिशनल व्यू उसमें वो ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों लेती है। ट्रेडिशनल व्यू मतलब कैसा ट्रेडिशनल व्यू? जैसे ट्रेडिशनल व्यू बात करता है कि आप बिना किसी ऑर्गेनिज्म में छेड़छाड़ किए उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी से वो बनवाएं, काम करवाएं, ये ट्रेडिशनल व्यू है। तो जो कर्ड बनाना की प्रॉपर्टी है वो लैक्टोबैसिलस की नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसे भगवान ब्रह्मा जी ने वैसे बना के भेजा धरती पे। हम लोग ने नहीं बनाया लैक्टोबैसिलस को, जो वैसा थी वो कर्ड बनाया। वैसे ही जो पेनिसिलिन नोटेटम है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है पेनिसिलिन बनाना, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है पेनिसिलिन बनाना। तो ये दो जो हैं ये नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर। पर जो मैंने यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन वाला लिया जो मैंने यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन वाला लिया इसमें जो मैंने ये बनाया इसमें जो मैंने ये बनाया टी ह्यूमन का जीन निकाला और दूसरे ई कोलाई में डाला, तो ई कोलाई की ये नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ह्यूमन का वो बना सके, इंसुलिन बना सके, ह्यूमन इंसुलिन बना सके। पर मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो ये हो जाता है मॉडर्न व्यू। ये हो जाता है मॉडर्न व्यू। तो ट्रेडिशनल व्यू किस बारे में बात करते हैं? ट्रेडिशनल व्यू बात करता है कि नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है। नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है कि नेचर ने, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उसे कैसा बना के भेजा है, उसी प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है, और फिर दूसरा हो जाता है मॉडर्न व्यू या मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर देते हैं। तो जो डेफिनेशन ईएफबी के द्वारा दी जाती है वो क्या हो जाती है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कैसे? नेचुरल कैपेबिलिटी। नेचुरल साइंस कैसे? जो नेचुरल कैपेबिलिटी है। एंड ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म का यूज करना, सेल्स का यूज करना, और जो पास देयर ऑफ मतलब वो जिसके पास है। जैसे और सेल्स किसका पार्ट है? टिश्यू का। टिश्यू किसका ऑर्गन था? ऑर्गन किसका? ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन सिस्टम किसका? सेल्स था। या सेल्स के पास जैसे डीएनए हो गए, वो हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब का यूज करना। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस। मॉलिक्यूलर एनालॉगस मतलब जो सेल के अंदर के मॉलिक्यूल है, जैसे एंजाइम्स हो गए, ये सब। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट दी एंड ये कर क्यों रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला? फॉर ह्यूमन बेनिफिट, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ही। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इस बारे में बात किए थे कि बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है, मॉडर्न व्यू और ट्रेडिशनल व्यू के आधार पे। एक होती है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। एक होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। मैंने कल ही बता दिया था कि जो वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है ये ट्रेडिशनल व्यू के ऊपर डिपेंड करती है, और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न व्यू के ऊपर डिपेंड करती है। सर पर ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू क्या है? ट्रेडिशनल व्यू ये बोलता है कि जो नेचुरल कैपेबिलिटी है, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही उस ऑर्गेनिज्म को यूज करो, उसी कैपेबिलिटी का यूज करके आप बायोटेक्नोलॉजी करो। ठीक है, पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न व्यू है या न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलती है, अगर आप तो किसी ऑर्गेनिज्म में वो नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो रेदर देन सर्चिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म जिसमें वो नेचुरल कैपेबिलिटी हो, आप क्या करो कि जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है उसी में जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके उससे वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाने लगो, उससे वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाने लगो। जैसे मैंने कर्व बनवाई थी जैसे मैंने कर्व बनवाई थी, तो जो लैक्टोबैसिलस की नेचुरल
कैपेबिलिटी थी कद बनाना और पेनिसिलियम नोटेटम की नेचुरल कैपेबिलिटी थी पेनिसिलिन बनवाना। पर जो यहाँ पे ई कोलाई की नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं थी ह्यूमन इंसुलिन बनवाना, वो तो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया उसे, मैंने उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया। तो और बायोटेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इज बेस्ड ऑन natural capability of organism, based on natural capability of organism। तो एक ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी उसे भगवान ने कैसे बना के भेजा उसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी। ठीक है, ये उसे भगवान ने कैसे, ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया, उसे क्या शक्तियां दी हैं ब्रह्मा जी ने, उन्हीं शक्तियों का यूज करते, उन्हीं देते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते आप बायोटेक्नोलॉजी करवाएं। पर जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, ये बोलता है कि जेनेटिक मॉडिफाई कर लो, जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, मतलब बेस्ड ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बेस्ड ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जे बेस्ड ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, टी जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाँ कि ना? आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, हाँ कि ना? यस सर। आप यानी रेदर देन सर्चिंग फॉर ऑर्गेनिज्म, जिसके पास वो नेचुरल कैपेबिलिटी हो, आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो। अब जो और बायोटेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? ट्रेडिशनल व्यू पे, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बी बस लिख दिया हूँ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और न्यू बायोटेक्नोलॉजी ये मॉडर्न व्यू पे बेस्ड है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल हो जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब जो नए, अब आज भी कई जगह ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है और कई जगह न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अगर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, जो हम लोग तो काम करवाना है, जो हम लोग तो प्रोडक्ट बनवाता है या जो सर्विसेज लेनी है, अगर वो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है और वो उस ऑर्गेनिज्म से काम करवाना एफिशिएंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है और इजीली अवेलेबल होता है वो ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है, हम लोग और बायोटेक्नोलॉजी को ले लेते हैं। पर अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम लोग तो काम करवाना है, वो वाला, वो अगर वैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर वैसा ऑर्गेनिज्म है पर हम लोग तो ढूंढना पड़ेगा, इजीली अवेलेबल नहीं है वो ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, वो ऑर्गेनिज्म अगर इजीली अवेलेबल है भी तब भी उससे काम करवाना टाइम कॉस्टली है और मनी कॉस्टली है, क्योंकि टाइम भी लग रहा है और मनी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तब हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते, या तो उस ऑर्गेनिज्म में चेंज ले आते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में ताकि वो जल्दी काम करने लग जाए, या किसी और ऑर्गेनिज्म में उसके काम की जीन्स डाल देते हैं, उसके काम करने वाली जीन्स डाल देते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म जल्दी काम कर सकता है वो कर ले। तो और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे? दो एग्जाम्पल होंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहला होता है कदलिन ऑफ मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस, कदलिन ऑफ मिल्क बाय, कदलिन ऑफ मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस, बाय लैक्टोबैसिलस, हाँ कि ना? ये नाम नहीं है, मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में कदलिन ऑफ मिल्क लिख दिया है। ठीक है, बाय लैक्टोबैसिलस। दूसरा क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन प्रोडक्शन बाय पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन प्रोडक्शन बाय पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम, ये जो पेनिसिलियम है ये साइंटिफिक नेम है और नोटेटम भी इसका साइंटिफिक यानी वो है स्पीसीज, नोटेटम, तो अंडरलाइन होंगे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय ई कोलाई, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय ई कोलाई। अभी ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय ई कोलाई में वो दीजिएगा हेलो और लिखिएगा ह्यूमन gene producing insulin, human gene producing insulin is transferred to bacteria like E. coli
and express. Human gene producing insulin is transferred to bacteria like E. coli and expressed to the live to extellate or to derive human insulin at large scale, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो जो थोड़ी सी बात करनी है कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये किस पे बेस्ड है? ये किस पे बेस्ड है? हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर ले, जीन्स में चेंज ला लें, तो ये किस पे बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि आप जो जीन्स है एक ऑर्गेनिज्म के, उसमें काम कर ले, उसमें छेड़छाड़ कर ले, उसमें ऐड या डिलीट कर ले। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब सर कैसे? जैसे कि मैंने वो किया ई कोलाई में, पहले ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसमें ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन डाल दिया विद अ प्लाज्मिड, विद अ इनको जब वो जीन इनकॉर्पोरेटेड कर लिया था मैंने प्लाज्मिड में। तो क्या पहले बस ये वाला जेनेटिक मटेरियल था, अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हो गया। मतलब ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, हाँ कि ना? मतलब मैंने कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐड किया है, चाहे वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ही क्यों ना हो। तो ये जो मैंने ऐड किया है, ये इसमें इंक्रीज लाया, तो ये क्या किया मैंने? जेनेटिकली इंजीनियर किया। हाँ कि ना? यस सर, मैंने ये क्या किया? जेनेटिकली इंजीनियर किया, हाँ कि ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? कि एक टेक्निक होती है जिससे आप क्या करते हो कि डीएनए को चेंज करते हो एक ऑर्गेनिज्म के, ताकि वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो पाए, हाँ कि ना? वही तो करते आए हैं। जितने भी अभी एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने ह्यूमन इंसुलिन वाला, इसमें यही तो किए हैं। तो टेक्निक टू आर्टिफिशियली मॉडिफाई to artificially modify to artificially modify artificially modify DNA और जेनेटिक मटेरियल, आर्टिफिशियली मॉडिफाई डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, टू आर्टिफिशियली मॉडिफाई डीएनए, ये अब लिख सकते ब्लैक में, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to suit human or to be beneficial to human, to suit human और to be beneficial to human, हाँ कि ना? यस सर। ई कोलाई पहले चाहते थे ह्यूमन के लिए किसी काम का नहीं था, पर जब उसमें मैंने ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वो ह्यूमन के लिए क्या हो गया? काम का हो गया। अब मैंने क्या किया है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या किया है? चेंज किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किए। जेनेटिक मटेरियल में क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हुआ है। जेनेटिक मटेरियल में क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन हुआ है, हाँ कि ना? यस सर। मॉडिफिकेशन तो हुआ है जेनेटिक मटेरियल में, यस सर। तो अब इस मॉडिफिकेशन जिस ऑर्गेनिज्म में हुआ है और उसके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐड हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है, तो क्या मैं उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकता? क्या मैं उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ सर। क्या मैं उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकता? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूँ सर, बोल सकता हूँ। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मैंने जीन इंजीनियरिंग कर दिया, वो कैसा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मैंने उसमें
वो कैरेक्टर्स डाल दिए या डिलीट कर दिए हैं जो ह्यूमन जो उसमें पहले नहीं थे, मतलब कि डाल दिए हैं वो कैरेक्टर जो उसमें थे, या उसमें से वो कैरेक्टर डिलीट कर दिए जो पहले उसमें थे पर ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल नहीं थे या ह्यूमन के लिए हार्मफुल थे। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मैं ऑर्गेनिज्म तो ओ आर जी और ऊपर में एन लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हम लोग तो जो डिजायर जीन रहता है वो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे तो ब्रह्मा जी अल्लाह तो दे देंगे, ऐसी अल्लाह तो थोड़ी खुद से भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन था वो क्या मैं ब्रह्मा जी से मांगूंगा तो ब्रह्मा जी दे देंगे क्या? नहीं, मुझे थोड़ी सी खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ, अल्लाह क्या मेहनत लगेगी, जो ह्यूमन का सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन है उसे तोड़ के मुझे अंदर घुसना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से होते हुए थ्रू, फिर मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा, और फिर जो डीएनए है वो ऐसी खुला तो नहीं यानी ऐसा तो नहीं लाएगा, डीएनए आएगा और यानी मैं डीएनए के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा ले भाई तू इसके लिए आया है, ले जा। मुझे ढूंढना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल को, और फिर जिस सेक्शन में वो ह्यूमन इंसुलिन का लाएगा उस सेक्शन तो काट के निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और इस ताकते हैं अगर मैं इस स्पेसिफिक जीन को जो ह्यूमन इंसुलिन का है अगर मैं इसे इकोलाई के ऊपर छोड़ दूंगा, इकोलाई के ऊपर ऐसी लग दूंगा, तो क्या इकोलाई इसे ले लेगा? नहीं, मुझे इसे इकोलाई के अंदर डालना पड़ेगा, मुझे इसे इकोलाई के अंदर डालना पड़ेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर क्या ले हम लोग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर ले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारा इस डिजायर डीएनए है उसका आइसोलेशन कर ले हैं। ठीक है, उसका आइसोलेशन कर लें, आइसोलेशन मतलब डिलाइव करना, उसे आइसोलेट करना। जैसे ह्यूमन इंसुलिन था मैंने सेल तो तोला, फिर जेनेटिक मटेरियल से काट के निकाला, ये जो है ये बेसिकली आइसोलेशन है। फिर उसका इंसर्शन करना होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, ये जो है ये है इसका इंसर्शन करना, फिर उसका क्या करना, इंसर्शन करना होस्ट ऑर्गेनिज्म में, हाँ कि ना। एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्शन करना, इंसर्ट कर देना उस जेनेटिक मटेरियल को, हाँ कि ना। यस सर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर क्या रहे, डिलाइव कर रहे हैं और जो जेनेटिक मटेरियल तो घुसेल दे रहे हैं, बस इतना सा काम कर ले, डिलाइव कर ले घुसेल दे रहे, ये प्रिंसिपल है। अब प्रोसेस क्या होता है कि डिलाइव करने से अलग प्रोसेस है कि अलग अलग सेल की अलग अलग लेयर होती हैं। जैसे कई में सेल वॉल रहती है, सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स रहती है कैप्सूल या सलाइन लेयर के फॉर्म में, हाँ कि ना। तो उसे भी तोड़ना पड़ेगा, तो अलग अलग सेल की अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग काले से टूटेगा, अलग अलग तरीके से डीएनए निकाला जाएगा, हाँ कि ना। और अलग अलग होस्ट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से घुसाया भी जाएगा, पर प्रिंसिपल क्या है, निकालना और फिर उसे घुसेलना, यही प्रिंसिपल हर जगह यूज हो रहा है, यही प्रिंसिपल हर जगह यूज हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ समझानी थी, उसके लिए जगह है अब मिल गई। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो मैंने ई कोलाई में ये जो मैंने प्लाज्मिड था, ये जो प्लाज्मिड था, ये जो प्लाज्मिड था, ये जो प्लाज्मिड था इसमें मैंने डिजायर जीन डाला, मैंने इसमें ये डिजायर जीन डाला, तो ये जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कहलाता है, 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 रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाँ कि ना। यस सर। और ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आर डीएनए। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आर डीएनए। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आर डीएनए। यस सर, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आर डीएनए। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का यूज करते मैंने क्या डाला, इसे ई कोलाई में डाला। मैंने इसे किस में डाला, ई कोलाई में डाला। मैंने इससे किस में डाला, ई कोलाई में डाला। मैंने ई कोलाई में डाला और फिर इससे क्या किया, क्या किया, मैंने इससे क्या किया, मैंने इससे ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया। तो इस टेक्नोलॉजी
या साइंस की टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसे 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 क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ कि ना, यहाँ पे टेक बस लिखी हो। इसे वो क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्या आता है कि ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी पहले तो किसी ना एक स्पेसिफिक उसने डिस्कवर की होगी साइंटिस्ट ने, तभी तो हम लोग तो पता चला। तो जो फर्स्ट आर डीएनए है, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो फर्स्ट आर डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसका श्रेय किसे जाता है, इसका श्रेय जाता है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने को। किसे जाता है, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को। किसे जाता है, स्टैनली कोहेन, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को, एंड हर्बर्ट बॉयर को, हर्बर्ट बॉयर को, HEBERT, हर्बर्ट और फिर बॉयर को। अब इन लोगों ने क्या किया, बेसिकली जो एनसीईआरटी लिखती है मैं वो बाद में समझाऊंगा। इन लोगों ने किया क्या, ये पहले समझा दे रहा हूँ। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, ये मैं समझाता हूँ कि इन लोग तो ये सोच आई कैसे। असल में क्या हुआ कि जो ई कोलाई है, जो ई कोलाई है, जो ई कोलाई है, जो ई कोलाई है, ये क्या लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लेता है। ये क्या लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लेता है। क्या लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं लेता। मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं लेता, मतलब ये एंटीबायोटिक डालूंगा अगर इसकी कल्चर प्लेट में तो ये मर जाएगा। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं लेता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं लेता। ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं लेता। तो इन लोगों ने सोचा कि क्या अगर मैं इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दूं तो क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। पर उन लोगों के दिमाग में भी यही आया कि अगर मैं एक के अंदर डालूंगा, जैसे मैंने क्या बोला, अगर मैं ये मान लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, अगर मैं इसे इसके अंदर डालूंगा और ऐसा तो नहीं कि मैं एक ई कोलाई जिंदा है या नहीं है इसे डिटेक्ट कर लूंगा, मुझे इसकी कॉलोनी में देखना पड़ेगा और कॉलोनी बनाने के लिए इसकी डिवाइड करवाऊंगा इसे। तो ये जो जीन है ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ये एक ही में जाएगा। हाँ कि ना, तो उससे भी पता नहीं चल पाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम है, जो सैल्मोनेला सैल्मोनेला जो सैल्मोनेला जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम है, जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम है, इसके पास क्या लेता है, इसके पास प्लाज्मिड लेता है। ये उस समय तक इतना तो पता चल ही गया था। तो ये जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम है इसके पास लेता है प्लाज्मिड। इसके पास क्या लेता है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में इन लोगों ने क्या किया थी, इन लोग तो पता था कि प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसके पास होली साइट है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो डिजायर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का वो है पार्ट, इसे इस प्लाज्मिड में डाल दिया, इसे इस प्लाज्मिड में डाल दिया, इस प्लाज्मिड में डाल दिया। और फिर इस प्लाज्मिड को डाल के किस में डाल दिया, किस में डाल दिया, ई कोलाई में डाल दिया। अब उन लोग तो लगा था कि क्या पता दिखे ना दिखे, तो उन लोग ने इस बैक्टीरिया तो ग्रोथ होने दिया और फिर इसकी कॉलोनी जब अच्छी बन गई उसमें एंटीबायोटिक डाला, तो ये जो ई कोलाई की कॉलोनी है ये सर्वाइव कर गई, मरी नहीं। इसका मतलब इन लोग तो ये पता चला कि अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म से डिजायर जीन को निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल भी देता हूँ तो वो जीन है खराब नहीं हो जाता, वो जीन उस ऑर्गेनिज्म में भी अपना इफेक्ट दिखाते रहता है। इससे इन लोग तो ये भी पता चला था, इन लोग के दिमाग में यही था कि अगर ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं अगर किसी और ऑर्गेनिज्म जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है उससे अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल के इसमें डालूंगा तो क्या इसमें वो प्रॉपर्टी आएगी, क्या इसमें वो प्रॉपर्टी आएगी। तो ये उन लोग के दिमाग में चल रहा था और वो बात सच निकली थी, वो प्रॉपर्टी इनमें आ गई, वो प्रॉपर्टी इनमें आ गई। ठीक है, वो प्रॉपर्टी इनमें आ गई। ठीक है, अब जो लिखना है वो लिखवा दे रहा हूँ, पहले लिख लीजिए कि
हर्बर्ट कोहेन यानी स्टैनली कोहेन and Herbert Boyer get the credit of making Stanley Cohen and Herbert Boyer get the credit of making first recombinant DNA first recombinant DNA by linking an antibiotic resistant gene with plasmid of Salmonella typhimurium in 1972 तो इन लोगों ने ये कब किया था 1972 में इन लोगों ने क्या किया था जो प्लाज्मिड है सैल्मोनेला टाइफीमिलियम का उसके साथ क्या ऐड कर दिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो ये जो है इस क्या है प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीमिलियम इसे क्या किया काटा ठीक है फिर इसमें क्या किया ऐड किया ठीक है और फिर इसे किस में डाल दिया ई कोलाई के अंदर डाल दिया तो ई कोलाई जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया ई कोलाई के अंदर डाल दिया दूसरा पार्ट भी बना लो ये वाला डायग्राम आप तो बनाने की लिखने की जरूरत नहीं ये तो ऐसी एक्स्ट्रा बता दिया था कि उन लोगों ने किया क्या सोचा क्या ठीक है तो उन लोगों ने क्या किया कि ये जो जीन था इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन वाला पार्ट काट के निकाल लिया और फिर इसे इसमें इंसर्ट ऐसे कर दिया हाँ कि ना यस सर फिर इसे जब ई कोलाई के अंदर इसमें डाला तो ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया ई कोलाई क्या हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया यस सर ठीक है तो इतनी बात समझ में आई हाँ तो प्रिंसिपल क्या है जिसमें जेनेटिक यानी ये जो बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा है एक तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग कि आप उसके जीन्स में चेंज कर दे लें एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग दूसरी बात होती है कि क्या इस ऑर्गेनिज्म को मैं किसी कल्चर प्लेट या कंटेनर में करूँगा तो जो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए वही प्रॉपर्टी मुझे देखनी है तो जैसे मैंने ई कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया अब मुझे सिर्फ ह्यूमन इंसुलिन चाहिए तो क्या मुझे एक स्टेराइल मीडियम नहीं करना पड़ेगा ऐसा क्यों क्योंकि पेनिसिलिन जो डिस्कवर हुआ था वो स्टेराइल मीडियम ना होने के कारण डिस्कवर हुआ था कैसे उन लोगों ने क्या किया था जो वो बताते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उसका जो ग्रुप था उन लोगों ने जो वर्ल्ड वॉर के समय वो फैल रहा था स्टेप्टोकोकस उसकी कॉलोनी ली और उसके लैब में रिसर्च कर रहे थे तो लैब में एक वो होता है एक जनरल रूल है कि आप पहले डिश का यूज़ कर ले तो उसे वॉश करते सैनिटाइज करते आप रखेंगे वापस पर इन लोग वॉश करते सैनिटाइज करते रखना भूल गए और वहीं कल्चर प्लेट तो छोड़ गए तो थोड़े समय बाद जहाँ पे इन लोगों ने पहले बैक्टीरिया कॉलोनी डिस्कवर की थी अब वहाँ पे बैक्टीरिया कॉलोनी नहीं थी अब वहाँ पे एक फंजाई की कॉलोनी थी अब वहाँ पे किसी एक फंजाई की कॉलोनी थी तो इन लोगों के दिमाग में आया कि ये फंजाई ने कुछ ऐसा तो किया है जिसके कारण वो वाली कॉलोनी है बैक्टीरिया की कॉलोनी वो गायब हो गई तो फिर इन लोगों ने फंजाई के ऊपर काम करना चालू किया और उससे पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ ठीक है तो पेनिसिलिन डिस्कवर क्यों हुआ क्योंकि वहाँ पे किसकी कमी थी स्टेराइल मीडियम थी तो वैसे ही जब मुझे ह्यूमन इंसुलिन चाहिए तो अगर मैं स्टेराइल मीडियम नहीं दूंगा और वैसे ही कुछ और ऑर्गेनिज्म आके वहाँ अपना काम कर जाएगा तो क्या वो ह्यूमन मेरे एक्सपेरिमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जी सर आपने एक्सपेरिमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा तो मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा जो कंटेमिनेशन फ्री हो ताकि वहाँ पे ई कोलाई अच्छे से ग्रोथ कर पाए ई कोलाई का वहाँ पे कोई प्रीडेटर ना हो प्लस वहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म कोई और माइक्रोब आके अपना ग्रोथ करते कोई टॉक्सिन ऑक्सिन ना रिलीज कर जाए पता चला मैं ह्यूमन इंसुलिन बना के बेचा हूँ बोतल में और उसमें टॉक्सिन मिला हुआ है हाँ कि ना यस सर तो दो प्रिंसिपल हो गई थी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की आप तो जीन तो आइसोलेट करते जेनेटिकली मॉडिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को दूसरी बात ऑर्गेनिज्म को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस डिराइव करने थे आप तो उसे कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट देना पड़ेगा हाँ कि ना तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गए इसमें भी एनसीईआरटी का
डेफिनेशन लाए हो तो यही हम लोग तो पढ़ना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गए? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ कि ना? यस सर। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो पॉइंट आते हैं, कौन कौन से? एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा आता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों ही प्रिंसिपल्स हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी थे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बोलते हैं? टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अल्टीमेटली जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर ले तो एट दी एंड जेनेटिक मटेरियल है क्या? मैक्रोमोलिक्यूल है, और दुनिया में हर चीज़ एलिमेंट्स और कंपाउंड की बनी हुई है, हाँ कि ना? यस सर। तो हर चीज़ केमिकल की बनी हुई है, तो किसी भी चीज़ में चेंज ला लें तो केमिकल्स में ही चेंज ला लें। तो हम लोग अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज ला ले तो जेनेटिक मटेरियल्स के जो केमिस्ट्री है उसी में चेंज ला ले हैं। Chemistry of genetic material, DNA and RNA to introduce this into host cell and thus change the phenotype. Phenotype मतलब फिजिकल कैरेक्टर। अगर मैं अंदर जेनेटिक मटेरियल बदल दूंगा तो बाहर जो कैरेक्टर मुझे दिख रहा है उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो फिजिकल कैरेक्टर मुझे दिख रहा है, क्या वो भी चेंज हो जाएगा? तो फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर होता है। अब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग होता है जो मैंने बोला स्टेलाइल मीडियम देना। तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेलाइल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, मतलब कि वहाँ पे कोई और माइक्रोब्स ना लाए, ठीक है। एम्बियंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये जो केमिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ती दोनों इसमें केमिस्ट्री में ही चेंज ला लें उसकी जेनेटिक मटेरियल थे, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस ही तो हुआ। टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब और यूकेरियोटिक सेल, ताकि जो अंदर डिजायर माइक्रोब है या यूकेरियोटिक सेल है इसी की ग्रोथ हो इन लार्ज क्वांटिटी में for the manufacture of biotechnological product like antibiotic, vaccines और enzymes, हाँ कि ना? यस सर। तो दो वो हैं प्रिंसिपल्स, कौन से? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल्स की बात हो गई, तो स्टेप्स की बात करते हैं। अगर मैं स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, समझ में आया ना? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वापस से बता दे रहा हूँ। दो प्रिंसिपल्स है, एक है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, दूसरा है उस जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करते अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने थे आप स्टेलाइल मीडियम दे रहे हो। तो अगर मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, अगर मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कि जो ई कोलाई है, जो होस्ट सेल ई कोलाई है, होस्ट सेल ई कोलाई है, ये अच्छे से ग्रोथ करता है, क्या कहते हैं? ई कोलाई है, ये सुटेबल ग्रोथ करता है। जो ई कोलाई है वो सुटेबल ग्रोथ करता है, क्या कहते हैं? यानी मल्टीप्लाई करते हैं सुटेबल एनवायरनमेंट में, मल्टीप्लाई इन सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर बेटर रिजल्ट। सुटेबल एनवायरनमेंट मतलब कंटेमिनेशन फ्री उसके हिसाब का एनवायरनमेंट, ठीक है। सुटेबल एनवायरनमेंट में फॉर बेटर ग्रोथ बोल सकते हैं, बेटर ग्रोथ मिलता है, बेटर ग्रोथ मिलता है। अब स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या हैं? सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेप क्या है? डीएनए का आइसोलेशन करना, डीएनए को आइडेंटिफाई करते उसका आइसोलेशन करना, उसे आइसोलेशन करना, ठीक है। मतलब कि पहले हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या पहचानना पड़ेगा कि किधर वो जो हमारा डिजायर जीन है वो है, और फिर उसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीएनए, डीएनए यानी डीएनए नहीं डीएनए,
જોન લો તો डिजाइलेबल डीएनए जोन लो तो मनपसंद जान लो तो जिस डीएनए की ज़रूरत जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिस कैरेक्टर की ज़रूरत है उसकी जीन तो आइडेंटिफाई करना है और आइसोलेट करना है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप हो जाएगा इंसर्शन। उस डिजाइलेबल डीएनए को किसी एक ऐसे वेक्टर वेक्टर क्या है जो जैसे यहाँ पे जो मैंने प्लाज्मिड यूज किया ह्यूमन इंसुलिन वाले में प्लाज्मिड यहाँ पे वेक्टर है, मतलब जो आपका काम करने में मदद करेगी। बेसिकली वो डिजायर जीन तो उस होस्ट सेल के अंदर ही तो लेते जा रहे, तो वो क्या हो जाएगा वेक्टर। तो उसे किसी एक सुटेबल वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करके इंसर्ट कर देना किसी होस्ट सेल में। जैसे ई कोलाई में मैंने इंसर्ट किया था तभी तो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तीसरा तीसरा होता है उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सुटेबल वो देना, क्या कहते हैं, बताते हैं टी सुटेबल एनवायरनमेंट देना ताकि वो डीएनए उसमें मेंटेन रहे, ताकि वो डीएनए उसमें मेंटेन रहे और वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से मल्टीप्लाई करे, और मल्टीप्लाई करेगा तो अपने डीएनए को अपनी प्रोजेनी में पास ऑन करते जाएगा, अपनी प्रोजेनी में पास ऑन करते जाएगा। तो तीन स्टेप क्या है? पहले तो आप डीएनए मॉलिक्यूल तो समझो। डीएनए मॉलिक्यूल में जो कैरेक्टर लेलो चाहिए उसका जीन की दल है, उस डीएनए मॉलिक्यूल से उस जीन को आइडेंटिफाई करो और आइसोलेट करो। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरी बात, उसे सुटेबल वेक्टर या सुटेबल चीज जिसके पास ओलिसाइड है उसमें इनकॉर्पोरेट करो, मतलब घुसाओ, और फिर उस पूरे आर डीएनए को किसके अंदर घुसाल दो? होस्ट सेल के अंदर घुसाल दो। अब ऐसा नहीं है कि होस्ट सेल उस डीएनए मॉलिक्यूल तो रिजेक्ट कर दे या बाहर फेंक दे या खराब हो जाए होस्ट सेल खुद। अब तो होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए मॉलिक्यूल की मेंटेनेंस करनी है, बनाए रखना है ताकि वो कैरेक्टर शो कर पाए। और क्या करना है कि एक होस्ट सेल तो कुछ होगा नहीं, अल्लो तो कॉलोनी चाहिए पूरे होस्ट सेल की, तो एक सुटेबल एनवायरनमेंट देना ताकि वो होस्ट सेल मल्टीप्लाई कर पाए, और सुटेबल एनवायरनमेंट देंगे वो होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा। ओलिसाइट प्रेजेंट होने के नाम से आर डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, तो आर डीएनए पूरी उसकी प्रोजेनी में फैलेगा। तो ये तीसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप वापस से क्या है? जो अल्लो तो कैरेक्टर चाहिए उसका जीन आइडेंटिफाई करेंगे और उस जीन तो आइसोलेट करेंगे, हाँ कि ना। फिर जो डिजायर जीन है उसका जो आर डीएनए बनाते उसे किस में डालेंगे? होस्ट सेल में। उसका आर डीएनए बना के किस में डालेंगे? होस्ट सेल में, क्योंकि उसके पास ओलिसाइट नहीं होता बिना आर डीएनए बनाए। आर डीएनए में क्या करते हैं लोग? उसके पास एक ओलिसाइट अवेलेबल करवाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो उसका आर डीएनए बनाते होस्ट सेल में डालेंगे। अब जब उसका आर डीएनए बनाते होस्ट सेल में डाले तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये बात कर लो तो समझ नहीं। आल डीएनए डाल दिए, अब ऐसा तो नहीं है कि वो होस्ट सेल उसे रिजेक्ट कर देगी या होस्ट सेल खराब हो जाए, नहीं, मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उस होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, प्लस उस होस्ट सेल को सुटेबल एनवायरनमेंट, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि वो ग्रोथ करे और अपनी प्रोजेनी में उस डीएनए को ट्रांसफर करे, ताकि उसकी जब कॉलोनी बने बहुत सारे हो जाएं तो मुझे वो सुटेबल प्रोडक्ट या सुटेबल सर्विस वापस लौटा पाए, सुटेबल प्रोडक्ट या सुटेबल सर्विस लौटा पाए, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएंगे? स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज्म के स्टेप्स क्या हो जाएंगे? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, यही उतार के ले आऊँ, यही लिखना है कि आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए विद डिजायरेबल जीन, मतलब किस डीएनए मॉलिक्यूल में वो डिजायरेबल जीन है, फिर उसका आइसोलेशन करना, फिर इंट्रोडक्शन करना आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट सेल में। इसमें जो प्रोसेस अलग हो सकता है, ये ऊपर ऊपर से स्टेप्स है, हाँ कि ना। फिर उस मेंटेन करना उस डिजायर यानी इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट में, और ये इंश्योर करना थी वो ट्रांसफर हो रहा है उसकी प्रोजेनी में। यही तीन स्टेप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, यही तीन स्टेप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो ये तीन लिख लीजिएगा। तीसरी बात, फिर एक और बात कर लेते हैं कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है इसमें मैं डिजायर जीन तो ऐसे ही डाल दिया, या ये जो प्लाज्मिड है इसमें मैंने डिजायर जीन तो ऐसे ही मिला दिया, तो ये आर डीएनए मैंने बना दिया। ये क्या है? आर डीएनए। यहाँ पे दूसरा कलर नहीं लिया तो दूसरा कलर लेने में समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये आर डीएनए, तो ये दो क्या मल्टीप्लाई करेंगे?
ये दो जो जेनेटिक मटेरियल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेगा? क्योंकि इसे सेल के अंदर जाना पड़ेगा, तो सेल के अंदर ही ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो ओली साइट पे एक्ट करते मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे। दूसरा, इसके पास ओली साइट नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेल लेना पड़ेगा और उसमें इस प्रकार का आर-डीएनए डालना पड़ेगा, इस प्रकार का आर-डीएनए डालना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। तो अब क्या ये मल्टीप्लाई करेगा? हाँ, क्योंकि इसके पास ओली साइट भी है प्लस सेल के द्वारा अवेलेबल कराए गए एंजाइम्स भी हैं जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता थी, इन 3 स्टेप से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाती है या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाती है। कुछ बेसिक टूल्स भी लगते हैं, कुछ बेसिक टूल्स भी लगते हैं, कुछ बेसिक टूल्स भी लगते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में, कुछ बेसिक टूल्स भी लगते हैं। मैं आर-डीएनए ऐसे ऊपर से नहीं बना लूँगा, भगवान मुझे नहीं दे देंगे, शिव जी मुझे नहीं दे देंगे, ठीक है? तो मुझे खुद से भी थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मुझे ज्ञान दे सकते हैं, अब उस ज्ञान तो कैसे मैं अप्लाई कर लूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और दूसरी बात, ये जो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ना, तो मैंने क्या किया है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर एंड होगा और ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, तब आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने होल बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन बता दिया थी, एक होल ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, यानी कि बेसिकली नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज होता है, जैसे का डोसा इडली में। फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, जैसे आईवीएफ में हो गया, वैक्सीन में हो गया, थेराप्यूटिक ड्रग्स में हो गया, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन में। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने तीनों स्टेप लिख दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर-डीएनए मतलब आइडेंटिफिकेशन करना और फिर उसे आइसोलेट करना। दूसरी बात, इस आर-डीएनए का ट्रांसफर करना, जीन ट्रांसफर, और फिर उसका ऑर्गेनिज्म में जीन क्लोनिंग करवाना ताकि वो उसकी प्रोजेनी में भी जा सके। दूसरी बात, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है कि प्रोसेस प्रोवाइड करना स्टेलाइल मीडियम पे, मतलब कंटेमिनेशन फ्री मीडियम पे, ताकि सिर्फ जो हमारा डिजायरेबल जीन है जिस होस्ट सेल में, जिस होस्ट में है, सिर्फ उसी होस्ट का ग्रोथ हो पाए, हाँ कि ना? अब आता है हिस्ट्री ऑफ आर-डीएनए। दी आर-डीएनए की हिस्ट्री क्या है? तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो कब बना था? 1972 में। और किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन एंड अल्बर्ट बॉयल ने। किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन एंड अल्बर्ट बॉयल ने। इन लोगों ने क्या किया था? जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूलियम तब प्लाज्मिड है उसे निकाला और उसमें क्या घुसेड़ दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और फिर इसे किसमें घुसेड़ दिया था? ई कोलाई में घुसेड़ दिया था, ठीक है? तो ये एट द एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएगा, इसमें कुछ ऐड करने हैं आगे के कुछ ही, तो ठीक है, ऑलमोस्ट ऐड हो गए। तो मैं साथ ही साथ जो लिखवाते हुए चलता हूँ वो आप तो लिखते जाना है, ठीक है? आप तो लिखते जाना है। अ, और फिर क्या कहते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स एंड टाइप वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएंगे जब नोट्स अपलोड होंगे, ठीक है? जब नोट्स अपलोड होंगे तब ये मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।